जब मैं पूछूं तो जल्दी बताया करें। अच्छा, अगर हम एथनिक इश्यूज और नेशनल इंटीग्रेशन को देखें तो पाकिस्तान जो है वो हमारे पास एक मल्टी एथनिक कंट्री है। ठीक है, जो फोर मेजर उसमें क्या है, एथनिक आइडेंटिटीज है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पाकिस्तान की चार प्रोविंसेस हैं और हर एक प्रोविंस में एथनिक इश्यूज हैं। अगर इन इश्यूज को रिजॉल्व ना किया गया, फ्रेंडली वे में रिजॉल्व ना किया गया, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन का मसला बना देगा। इससे क्या होगा, नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमें एथनिक इश्यूज को एमिकेबली या फ्रेंडली हमने उनको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जो एथनिसिटी है ना, वो क्या होती है कि लोगों को आप डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। एथनिसिटी के बारे में दो थ्योरीज हैं, एक कैपिटलिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है। कैपिटलिस्ट थ्योरी जो है वो कहते हैं जो एथनिसिटी है वो नेचुरल है। एथनिक इश्यूज को हम एड्रेस किस तरह कर सकते हैं, डेवलपमेंट से। कम्युनिस्ट कहते हैं नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं वो अननेचुरल है। और इसको रिमूव किस तरह कर सकते हैं हम, कि हम क्या करें, रेवोल्यूशन लाएं। और रेवोल्यूशन से क्या होगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देगा। इसकी एग्जांपल क्या है, रशियन रेवोल्यूशन। और ऊपर वाले की कैपिटलिस्ट की क्या है कि यूएसए का मेल्टिंग पॉट। यूएसए पहले कैसे था, वाई नेशन फेल की बुक में है कि यूएसए और मैक्सिको जो थे वो दो ऐसी कंट्री हैं कि जहां पे बॉर्डर का वो है, फर्क है। इलाका एक है, मैक्सिको गरीब है, यूएसए क्यों अमीर है। ठीक है, ये उसमें एक आर्टिकल, उसकी रीजन क्या है, तो वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को उस चीज की आएगी। खैर अभी तो इतना टाइम नहीं है। ठीक। अच्छा, अब क्या होता है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो होती है वो जरूरी है यूनिटी के लिए, हारमोनी हो, डेवलपमेंट हो या खुशहाल कंट्री हो, उसके लिए जरूरी है। जो क्या होते हैं कि जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए कि वो क्या करें, वो कंट्री को बेहतर बनाने के लिए एथनिक इश्यूज को रिजॉल्व करें, उसको एड्रेस करें। पाकिस्तान को अगर हम देखें, पाकिस्तान का केस देखें, 1971 का डार्क चैप्टर जो है वो हमें इस बात की दलील देता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपने मसलों को रिजॉल्व नहीं कर सकता पॉलिटिकली। जब पॉलिटिकली रिजॉल्व नहीं करेगा तो फिर एक दड़ हमसे जुदा होगी। आज अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। अगर उसको आप, पहले तो आपने बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में इंक्लूड करवाया, फिर उसके बाद आप देखो ये तो जरदारी आया तो उसने बलूचिस्तान पैकेज दिया। अगर करंट गवर्नमेंट को देखें तो उसने बलूचिस्तान के लिए क्या किया। खैर ये बलूचिस्तान का केस था, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा था कंपैरिजन में। अच्छा, अब पाकिस्तान ने कोशिश भी की है कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखो जो आपके पास जो इश्यूज हैं बेसिकली किस बेस पे है। ठीक है, पाकिस्तान में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मसले हैं। पंजाब को ज्यादा मिल रहा है, सिंध को कम मिल रहा है, केपीके को ज्यादा मिल रहा है या सिंध को कम मिल रहा है, बलूचिस्तान को कम मिल रहा है, हमारे अपर इलाकों को मिल रहा है। सीएसएस के कोटा सिस्टम को देखें, सारे ये मसले हैं। रूट्स ऑफ सी पैक यहाँ से जाएगा, काला बाग डैम नहीं बनेगा, लैंग्वेज ये होगी। ठीक है, जो बंगाली के साथ हमारा लैंग्वेज का मसला था। ठीक है, ये इश्यूज क्यों है, ये इश्यूज इसीलिए हैं कि आप तो एक सेंसस नहीं कराते हो, बहुत लेट कराते हो, जो कि हर 10 साल बाद कराने चाहिए। लेकिन आपने वो बैक इन 90s में कराई थी और फिर आपने ये प्रीवियसली 2017 में शायद हुई थी। तो कितना गैप था। उसके बाद किसी इलाके की कितनी पॉपुलेशन बढ़ी होगी, रिसोर्स में क्या होगा, रिसोर्स में डिस्क्रिमिनेशन होगी। जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्क्रिमिनेशन उसमें होगी तो लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। जब लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा तो लोग तो गर्म होंगे, उनके दिमागों के पारे चढ़ेंगे, वो फिर रिवॉल्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज की। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब
एथनिसिटी और नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, इनमें क्या लिंक है आपस में? इनके दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रब्त है आपस में, एथनिसिटी और नेशनल इंटीग्रेशन का। मलेशिया से की हम अगर एग्जांपल लें, जहां पे प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद जो है, उसने क्या किया, उसने सारे एथनिक इश्यूज को एड्रेस किया और उसने एक नेशनल इंटीग्रेशन कायम कर दी अपने मुल्क में। ठीक है। अगर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फेडरल सिस्टम की वजह से क्या होगा, अगर ज्यादातर सेंट्रलाइजेशन होगी ना, तो ये किसकी तरफ होगा, ये जो छोटे आगे होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो गैप क्रिएट होगा उनके दरमियान, बड़े और छोटे का जब गैप क्रिएट होगा तो फिर क्या हाइप बनेगी, और हाइप पे क्या होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगी। ठीक है। जिस तरह अगर डाइवर्जेंस की हम बात करें कि यार इलाकों की जो लेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू, मतलब एक जगह ज्यादा है, उसके पास रिसोर्सेज कम है, दूसरे के पास कम है लेकिन उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको रिसोर्सेज ज्यादा देने पड़ते हैं, फिर अगले सूबे का दूसरे से गिला होता है, तीसरे का तीसरे से होता है। खैर, तो अगर हम इसको बात करें कि जो डाइवर्जेंस है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुई फिर हमसे 1971, एक तो ये भी इशू था, एक तो वो पावर ट्रांसफर का था और एक ये भी इशू था। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के केस पे ना, जो बलूचिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता था, कि बलूचिस्तान का कन्फ्लिक्ट फेडरल के साथ होता था, 4 कन्फ्लिक्ट्स हुए आपस में। ठीक है। और सिमिलरली ऐसी ही प्रॉब्लम दूसरे दूसरे सूबों के साथ भी है। अगर हम एथनिक मूवमेंट्स देखें पाकिस्तान में, तो एक हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट आता है, ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट आता है, पख्तूनिस्तान मूवमेंट आता है, सिंधु देश मूवमेंट आता है, सराइकी मूवमेंट आता है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट आता है और हजारा मूवमेंट आता है। चलें जी, देखते हैं ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट क्या था। ये जो मूवमेंट था ये लैंग्वेज के बेस पे स्टार्ट हुआ। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करते, एक लैंग्वेज हमारे लिए उर्दू एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी तो रहते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, तो क्या होगा, फिर ज्यादातर रूलर्स वेस्ट पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान जो आज आज का बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो तो बैकवर्ड है। लेकिन इलेक्शन ऑफ 1978 1970 होते हैं, पावर ट्रांसफर नहीं होता, तो आप ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट को यही देख लें, उसमें से मोटा मोटा बता दें कि यार इलेक्शंस हुए थे, अच्छा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वो कहते हैं हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, और जो इलाका था उधर पॉपुलेशन भी ज्यादा थी बांग्लादेश में, लेकिन उसके बावजूद उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। द रीजन इज क्या थी, द रीजन ये थी कि डेमोक्रेसी वीक थी मुल्क में। ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट, ये ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट था। ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट क्या था, अगर ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट को देखें, ठीक है, बलूचिस्तान जो था वो स्टार्ट में रिलेक्टेड था कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन इसको फोर्स किया गया कि भाई आप ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करा दिया। बलूची जो होते हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ईरान में, अफगानिस्तान में। ठीक है। ये कहते हैं ये जो सारे हैं ना, हम इस तरह करते हैं मिल के ना, अपनी एक कंट्री बना लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना देते हैं, और उस कंट्री का नाम दे देते हैं बलोच कंट्री। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान जो फेडरल और बलूचिस्तान के दरमियान 5 कॉन्फ्लिक्ट्स होते, कब कब हुए थे? 1948 में पहले बार हुआ था, जब ये एनेक्स नहीं हो रहे थे पाकिस्तान के साथ, फिर वो फोर्सफुली इसको इंक्लूड कराया। 1958 में हुआ, 1963 में, 1973 और 2003। लेकिन बलूचिस्तान का जो पैकेज दिया गया जरदारी के दौर में, उसने इनके इश्यूज को पॉइंट आउट किया, लेकिन स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद बलूचीज। ठीक है। ये बलूचियों के बारे में आपने बता देना छोटा छोटा करके। पाकिस्तान मूवमेंट की बात करें, पख्तूनिस्तान मूवमेंट की, पख्तूनिस्तान मूवमेंट क्या कहता है? पख्तूनिस्तान मूवमेंट क्या, अगर देखें, एक तो ये है ना पीटीएम जिस तरह था, लेकिन चलो उसको डिस्कस नहीं करते। वो कहता है कि आप सारे पख्तून्स को मर्ज करो, जो केपी में रहते हैं, फाटा में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करो और एक कंट्री बना लो, एक या इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो। ठीक है। इसका जो ये मूवमेंट है ये डिफरेंट था, जो क्लेम करता है अफगानिस्तान के हमारा अटक तक, जो अटक पुल है वहां तक हमारा ये पाकिस्तान में हिस्सा है। ठीक है। ये मूवमेंट जो है इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे, पख्तूनिस्तान मूवमेंट को, ये नेशनलिस्ट थे ये जो। ठीक है। और लाइक एएनपी जो आप कह दो उसको। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस मूवमेंट को किस तरह नाकाम किया गया,
इस मूवमेंट को इस तरह के पख्तूनों की जो देखें हम आर्मी में बहुत हैं, फोर्सेस में बहुत हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत हैं, लाइक पंजाब अगर पहले पे तो उसके बाद क्या पी के, ठीक है, जिनकी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी में या आर्म्ड फोर्सेस में। तो इस तरह से इस मूवमेंट को वो कर दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया। उसके बाद सिंधु देश मूवमेंट होती है। सिंधु देश मूवमेंट क्या चीज है? ये जो मूवमेंट है ये सिंध में टेक प्लेस करता है और 1970s में होता है। जब जीएम सैयद होता है वो क्या करता है, वो कॉल कर देता है कि भाई हमारा एक इंडिपेंडेंट सिंधु देश होना चाहिए जहां पे सिंधियों के लिए एक अलग होमलैंड हो और इनके जो राइट्स हो, प्रोविंशियल राइट्स हो, वो सारे कुछ इनको मिले, ये इंडिपेंडेंट हो। रूरल एरियाज वाले जो सिंधी थे वो इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन आपको पता है कि सिंध अगेन एक सेकंड डेवलप्ड प्रोविंस है पाकिस्तान का पंजाब के बाद, तो इसको भी सबसाइड कर दिया गया था। फिर उसके बाद जी सराइकी वाले आते हैं। सराइकी वाले क्या कहते हैं? सराइकी मूवमेंट ये जो है ना साउथ पंजाब में है, ठीक है, साउथ पंजाब में बैकवर्ड इलाका है, ठीक है, ये मतलब जो पंजाब के थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है। और इनका क्या होता है कि ये कहते थे कि हमारा एक सेपरेट प्रोविंस हो, पंजाब को आप डिवाइड करो, साउथ का अलहदा करो और उनका अलहदा करो। कहते हैं कि हम जो रिसोर्सेज है ना वो वेस्ट और सेंट्रल पंजाब पे ज्यादा होते हैं और हमें इग्नोर किया जाता है। तो पीपीपी की जब गवर्नमेंट थी इस पे एफर्ट की गई कि इनको एक सेपरेट कर दें, लेकिन पीएमएलएन ने उसको अपोज किया और ये मूवमेंट भी खत्म हुई। अब मुहाजिर कौमी मूवमेंट आती है हमारे पास। मुहाजिर कौमी मूवमेंट क्या होती है कि ये 1984 में एमक्यूएम क्रिएट की गई कि डिस्करेज किया जाए किसको, पीपल पार्टी को सिंध में, और इसको उर्दू स्पीकिंग पीपल जो थे, जो अर्बन सिंध थे वो इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद आप देख लें इसका हाल क्या हुआ कि ये मिलिटेंट बन गए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में जो है ना खराब कर रहे थे और बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, ठीक है, इनके राह के साथ लिंक्स निकल आए, ठीक। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जो है फिर उसके बाद मतलब एक पाकिस्तान, एक इसका लंदन में था, दूसरा पाकिस्तान में था। तो जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट है ना इसको भी डिस्करेज किया गया। क्यों? क्योंकि इसके लिंक्स किसके साथ थे? राव वगैरह के साथ। अच्छा, हजारा मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो एबटाबाद के साथ जो इलाका है, कौन सा है जी? हरिपुर, हजारा, ये सारे जो इलाके, हजारा मूवमेंट क्या करता है? ये जब 18th अमेंडमेंट हुई ना तो उसके बाद ये मूवमेंट भी स्टार्ट हुई 2010 में, जिसमें 18th अमेंडमेंट में ये हुआ कि एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज हुआ केपीके में। तो जो लोग रहते थे जो एबटाबाद में, जो हजारा वाले लोग रहते थे मनसेरा एक्सेट्रा में, इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी एक सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट था ये काफी एक्टिव था पीपीपी के दौर में, लेकिन उसके बाद जिस तरह टाइम गुजरता गया ये भी खत्म हो गया। अच्छा, ये तो सारे हमारे पास मूवमेंट थे। कौन कौन से मूवमेंट थे? कोई रिपीट करेगा मेरे साथ? सबसे पहला जो मूवमेंट था ईस्ट पाकिस्तान मूवमेंट था, दूसरे बाद ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट था, उसके बाद हमारे पास पख्तूनिस्तान मूवमेंट था, उसके बाद सिंधु देश मूवमेंट थी, सराइकी मूवमेंट थी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, हजारा मूवमेंट थी। अब हम आते हैं एथनिक इश्यूज के, ठीक है। एथनिक इश्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, प्रोविंशियल एटोनमी, ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस, सेंसेस, रूट्स ऑफ सीपैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, काला बाग डैम, वायलेशन ऑफ कोटा। ये आपके पास क्या है? ये सारे एथनिक इश्यूज के मेन पॉइंट है कि इसी बेस पे होती है। अच्छा, जो रिसोर्स होती है वो आपका मेन लाइक चीज होती है कि रिसोर्सेज होंगी किसी कंट्री के पास या किसी प्रोविंस के पास तो वो खुशहाल होगा। अब अगर हम देखें कि 1947 से 71 तक, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का मसला हुआ जिसमें बहुत पैरिटी थी, आपस में डिस्क्रिमिनेशन थी। तो 1973 में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई उसके अकॉर्डिंग जो है बलूचिस्तान को भी रिसोर्सेज इसी तरह कम दिए गए, उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, ठीक है। तो 7th एनएफसी अवार्ड फिर उसके बाद होते हैं और उसको एड्रेस किया जाता है, और पॉपुलेशन जो है वो 82% है, पोवर्टी वहाँ पे 10% है और रेवेन्यू 5% वो देंगे। तो डेंसिटी जो उनकी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 3% है। तो इसके लिहाज से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं तो उसमें आपने जिक्र कर देना है पहले बांग्लादेश का कि वो किस तरह जुदा हुआ रिसोर्सेज की वजह से, फिर आपने उसका कर देना है जिक्र
ये क्या नाम है, बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान का जिक्र कर देना है और फिर बता देना है कि इसके इनको किसने ग्रेटर बलूचिस्तान जो पैकेज था, ठीक है, वो किसने दिया था, बलूचिस्तान पैकेज जो था वो किसने दिया था, वो जरदारी ने दिया था। ठीक हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात आ जाती है। देखो सिंध और फेडरल के दरमियान हमेशा लड़ाई होती है वाटर पे, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये है कि ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एथनिक इशू है कि हम रिसोर्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक हो गया, डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को। बलूचिस्तान को अलग हिस्सा देंगे, पंजाब को फिर दोबारा फेवरेट कर देंगे और उसको ज्यादा दे देंगे, बाकी सूबों को हम क्या कर देंगे, मतलब हम जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, हम उसमें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो उससे सबसे पहले मसले क्रिएट होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि लेट सपोज बलूचिस्तान में अगर सपोज करते हैं 300 लोग हैं, 300 लोगों को मैं 2 सीट देता हूँ कि भाई ये कोटा है तुम लोग का, 2 सीट्स है। और फिर मैं उसके बाद देखता हूँ कि पंजाब में 600 लोग हैं, उनको मैं 6 सीटें देता हूँ, तो 100 के बेस पे 1 सीट दे रहा हूँ, और इनको मैं कितने दे रहा हूँ, तो ये क्या होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा, तभी एथनिक इशू सबसे पहले रिजॉल्व होंगे। ठीक हो गया। जरदारी ने एथनिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 7th NFC अवार्ड में बलूचिस्तान पैकेज को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसका भी समहाउ एज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें, जो इंडस रिवर है ना, उसका सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में से गुजरता है उसका पानी, लेकिन उस पे भी वेरियस जो पाकिस्तानी के प्रोविंसेस हैं उनके डिस्प्यूट्स हैं। फिर इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इरसा बनती है 1991 में, और उसके दरमियान जो है वो फिर डिसाइड कर देता है कि कौन से प्रोविंस को कितना कितना पानी मिलेगा। तो ये फार्मूला जो है वो वर्कआउट कर जाता है, और ये जो पानी का डिस्प्यूट होता है डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान वो खत्म हो जाता है। जो सिंध को मिलेगा जी डेली बेस पे कितना मिलेगा, 10,000 क्यूसेक पर डे मिलेगा वाटर का। 18,000 क्यूसेक वाटर मिलेगा पर डे किसको, पंजाब को। ठीक है, पंजाब को 18,000 क्यूसेक वाटर मिलेगा पर डे के हिसाब से। उसके बाद बलूचिस्तान को 3,000 क्यूसेक पर डे के लिहाज से वाटर मिलेगा, और केपीके को भी 3,000 क्यूसेक पर डे के लिहाज से पानी मिलेगा। सही हो गया यहाँ तक। तो ये क्या, ये प्रोविंस जो है ये एक दूसरे को अक्यूज करते हैं, ब्लेम करते हैं, आपने हमारा पानी चुराया, हमने आपका चुराया, मतलब कहेंगे केपीके ने सिंध का चुराया या पंजाब ने इसका चुराया। यही बातें होती रहेंगी जिस पे डिस्प्यूट्स हैं। 2 बातें होगी, एक बात हमने की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, दूसरी हमने की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। तीसरी बात करते हैं हम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है। तो जो छोटे प्रोविंसेस हैं वो हमेशा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार हमें इतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती, ये तो पंजाब को ही सब कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, 2010 में होता है 18th अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। जो अच्छा, ये जो बात है ना, 7th NFC से पहले मैं एक बात आपको करता हूँ कि एक हमारे पास होता है जी फेडरल लिस्ट, एक होता है प्रोविंशियल लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है हमारे पास रेजिड्यूरी लिस्ट। अगर कंकरेंट लिस्ट खत्म हो जाती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है कि जो शेयर्ड होते हैं आपस में, लाइक जो फेडरल के पास कोई डिपार्टमेंट है और प्रोविंशियल के पास कोई डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हेल्थ का डिपार्टमेंट है। तो जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उसके लिहाज से क्या हुआ कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसको खत्म किया गया, फिर रेजिड्यूरी पावर बची। वो जो रेजिड्यूरी पावर है वो प्रोविंस को शिफ्ट होंगे। तो प्रोविंस क्या होगा, वो अल्टीमेटली उसके पास ज्यादा डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो यस अनिका। श्योर श्योर, मैं लिख देता हूँ सब। एक हमारे पास होती है फेडरल लिस्ट, दूसरी होती है प्रोविंशियल लिस्ट, तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, चौथी होती है रेजिड्यूरी लिस्ट।
अब लेट सपोज, हम सपोज करते हैं जो फेडरल है उसके पास 25 डिपार्टमेंट्स है, प्रोविंस के पास 22 है, जो शेयर्ड है इनके बीच में वो 8 है। चलो 8 ज्यादा कर गया, 3 है। अब क्या होता है कि 18th अमेंडमेंट जब होती है तो ये लिस्ट अगर आप रिमूव कर देते हो तो इसकी जो पावर शिफ्ट हो जाएंगे डिपार्टमेंट, वो रेजिड्यूरी लिस्ट में आ जाएगी। और जो रेजिड्यूरी लिस्ट है वो कहाँ पे जाएगी? प्रोविंशियल लिस्ट में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रोविंस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये हर साल अगर 7th एनएफसी अवार्ड्स होंगे मुल्क में तो उसके थ्रू ये शिफ्ट होता जाएगा, पावर डिपार्टमेंट शिफ्ट होते जाएंगे और उसमें से फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जनरेट होती जाएगी और फेडरल के पास क्या होंगे? वो वीक होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्लेन ज्यादा उसमें होगा जब 7th एनएफसी अवार्ड्स कराऊंगा ना, वो उसमें कर दूंगा। 5-10-15 मिनट का टॉपिक है वो। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है जी? प्रोविंशियल इकोनॉमी की हमने बात कर दी, ठीक हो गया। अब उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन की जो होती है ना, इंटरेस्ट की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग जो होती है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। काउंसिल ऑफ CCI। अच्छा, CCI क्या होता है? ये जो है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये म्यूचुअल इश्यूज को क्या करता है कि वो जो इनइफेक्टिव होते हैं ना, उसको पॉइंट आउट करता है। और 18th अमेंडमेंट का क्या काम है कि उसने क्या किया कि जो CCI है ना, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाए कि वो इश्यूज रेस करे। किसके? प्रोविंसेस के। और हर हर 90 दिनों बाद CCI का काम क्या है कि वो प्रोविंसेस के इश्यूज को क्या करे? वो एड्रेस करे। ठीक है, किसके सामने एड्रेस करे? फेडरल वालों के पास या गवर्नमेंट वालों के पास उसको करे, और 90 डेज में उन इश्यूज को क्या करें? उसको एड्रेस करें। और हर, मतलब आज 90 दिन हो गए तो फिर अगले 90 दिन दोबारा मैंने देखना है कि प्रोविंसेस के कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, उसको देखना, फिर उसको एड्रेस कर देना है। ठीक है, ये CCI का काम था। देखो, अगर इससे ताल्लुक क्या है, इससे ताल्लुक क्या बनता है कि यार क्यों ये आप ये पॉइंट समझा रहे हो? इस पॉइंट को समझाने का मकसद ये है कि इसकी मीटिंग्स कब होनी है? 90 डेज बाद, लेकिन हो नहीं रही। प्रोविंशियल प्रोविंसेस के इश्यूज क्या हो रहे हैं? एड्रेस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मसले बन रहे हैं। तो जब भी इसकी मीटिंग्स होंगी हर 90 डेज बाद 18th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा? फिर प्रोविंसेस के इश्यूज जब एड्रेस हो जाएंगे तो वो खुश होंगे कि भाई लोग भी खुश होंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? डिस्प्यूट्स, मतलब इस ये क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस का मसला भी एक है। मतलब कि आप क्या करो, डिमांड है कि आप जिस तरह मैंने मूवमेंट बताई कि सराइकी वाले कहते हैं कि हमें एक सराइकी स्टेट दे दो, हजारा वाले, फाटा वाले, कराची एक्सेट्रा। तो जो ज्यादा प्रोविंसेस होंगे ना, वो ज्यादा एथनिक इश्यूज को एड्रेस करेंगे। अगर हम देखें, इंडिया को देखें, वहां पे कितने प्रोविंसेस हैं? बहुत सारी प्रोविंसेस हैं। ठीक है। तो इन, चाहिए तो ये है ना कि ये क्या करें कि ऐसे प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव बेस कर दें, ठीक है, एथनिक बेसिस ना दें। लाइक इनको एडमिनिस्ट्रेशन दे दें कि ठीक है यार, आप लोग चाहते हो तो हम आपको दे देते हैं, ठीक है, आप बनाएं अपना प्रोविंस। उससे क्या चीज होगी? उससे ये होगा कि इनके आपस में एक प्रोविंस आप उनको थमा देंगे कि आप इसको कंट्रोल करें, बट ऊपर वाला कौन बैठा होगा? फेडरली उसका वॉच डॉग होगा, देख रहा होगा। तो जब इनको आप इनके प्रोविंसेस कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस दे देंगे, तो इनके ये जो एथनिक इश्यूज होंगे वो एड्रेस हो जाएंगे, आपस में वो मसले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब सेंसिस की बात करते हैं, ठीक है, मरदमशुमारी जो है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट ये है कि हर 10 साल बाद क्या हो? सेंसस हो। ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट सेंसस को देखें, ठीक है, कि एक तो 1998 में हुआ, जो ड्यू था 2008 में हुआ नहीं। ठीक है, फिर 2017 में हुआ। तो देखो कितना डिफरेंस आया।
तो इससे क्या है कि जब सेंसस नहीं होंगे तो वही बात दोबारा, वही जो इंट्रोडक्शन में बात बोली थी कि जब नहीं होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जब आपके पास आप उसको फिर टैकल नहीं करोगे, आप बजट भी दोगे तो प्रीवियस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है, जो सेंसस होगी, तो उससे क्या होगा, मसले क्रिएट होंगे, ठीक है। अब रूट्स ऑफ सीपैक पे भी एक लड़ाई है जी, प्रोविंसेस के दरमियान, ठीक है। सीपैक का में आपको पता ही है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये है कि बलूचिस्तान और केपी के जो लीडर्स हैं ना, ठीक है, वो कहते हैं कि जो उनके प्रोविंसेस, मतलब जो उनके रूट्स हैं, कुछ सीपैक के रूट्स हैं, उनके प्रोविंसेस से भी गुजारे जाएं, ठीक है, तो तब होगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इनको डाइवर्ट, जो इसके रूट्स हैं वो डाइवर्ट करना चाहते हैं किसकी तरफ, पंजाब और सिंध की तरफ, ईस्ट और सेंट्रल की तरफ। और उसके बाद जो इसके इकोनॉमिक जोन्स हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। अब देखो ना, अब आप नेट पे लिखो ना, जब 2017 का सर्वे हुआ तो आपको अभी किसके, लाइक अब आप इस स्टेज पे हो, लाइक 2021 में बैठे हुए हो, अब आपने देखना है कि यार मेरे मुल्क में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। अगर लेट सपोज 2017 में हो, अगर 2027 में सेंसस नहीं होते, ठीक है, और 2027 में सेंसस नहीं होंगे, तो उसके लिहाज से आपकी तो, यार ये तो सब कुछ रफ होता है, जिस तरह हम रिसर्च में एक डाटा कर रहे होते हैं, एक रफली एस्टिमेट करते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो हमारे पास वो रिसर्च श्योर्ड ही नहीं होगी, ठीक है। खैर, ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट, ठीक है, आपने कोई भी अमेंडमेंट करनी है ना, तो आप पहले उसको प्रैक्टिस करो, उसको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करो। एक अचानक से आके आप जो है ना वो अमेंडमेंट दे देते हो, वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर मसले बनते हैं। 18th अमेंडमेंट के साथ भी कुछ इस तरह ही है, ठीक है। तो इसमें जो स्मॉलर प्रोविंसेस होते हैं वो हमेशा इशू रेस कर रहे होते हैं, जो न्यू मिनिस्ट्रीज जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वही सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम काम है, लाइक इतना जो कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं की गई, लाइक उस पर अमल पैरा सही नहीं हुए। कालाबाग डैम का एक इशू है, ठीक है। कालाबाग डैम का क्या मसला है जी, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3600 मेगावाट। और अगर उस टाइम पे देखें कि पाकिस्तान के अगर बहुत भी हुए ना तो इतनी शॉर्टफॉल होगी एवरेज, ठीक है। इसको ना जियाउल हक के दौर में ना इसको पेश किया गया, ठीक है, कि ये फ्लोट हुई ये खबर कि हम कालाबाग डैम बनाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। के पीके वाले जो थे वो ये कह रहे थे कि भाई इसकी एडवर्स इम्प्लीकेशन होंगे इस तरह के कि मतलब पिशावर या नौशहरा डूब जाएगा। और बलूचिस्तान और सिंध ने इसको अपोज कर दिया कि क्या होगा कि हमारी वाटर का जो फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी जो फेवर होगी वो सिर्फ पंजाब को मिलेगी। तो ये कालाबाग डैम का इशू था। अब कोटा की वायलेशन की बात करते हैं। वायलेशन ऑफ कोटा क्या होगा इसमें, कोटा फॉलो होता है हमारे पास रिक्रूटमेंट लेवल पे, जो लोअर लेवल्स पे होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना स्मॉल प्रोविंसेस के, वो पार्लियामेंट में इसको एड्रेस करते हैं कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइक आपके अगर कोई चाचा मामा मिनिस्टर है तो आपको जरूर लगाएगा, चाहे कोटा हो या जो भी हो। तो कोटे सिस्टम को भी आपने क्या किया, वो कोटा रखा होता है। लाइक लेट सपोज मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे अबू आपदा में, मेरे अबू रिटायर्ड होते हैं। अब क्या होता है कि उनके हाथ में है कि वो क्या कर सकते हैं, एक वापडा में कोटा होता है कि उसके थ्रू आप आपके बेटे को लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो हायर ग्रेड जो गस्टेड होते हैं वो नहीं, उससे छोटे ग्रेड में लगा सकते हैं, कर लेंगे। तो ये जो कोटा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये हकदार का हक छीन रहा है। और ये जो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, ये क्या कर रहा है, ये भी सेम सीन है। तो कोटे के भी मसले हैं। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन की अगर बात करें, नेशनल इंटीग्रेशन क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों के दरमियान यूनिटी कायम करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है एजुकेशन में, हेल्थ में, और हर लेवल पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। और इसके बाद ये क्या चीज, ये इससे क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन होगी। लेकिन अगर ये एब्सेंट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगी।
फिर जब डिसइंटीग्रेशन को इश्यूज को हम किस तरह मतलब आप एड्रेस करते हो कि आप क्या करो, वही जो पॉइंट्स मैंने बताए उसके अपोजिट लिख दें, वो चीजें आप कर सकते हो। लाइक इक्वल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लाओगे, क्रिएशन ऑफ मोर प्रोविंसेस करोगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे, नेशनल कंसेंसस करोगे, वाइटल प्रोजेक्ट्स करोगे, डिस्करेज करोगे रीजनलिज्म थ्रू डेवलपमेंट को, मतलब इसको सेपरेट रखोगे। तो इसको कंक्लूड हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक को, इसको हम इस तरह कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो एथनिक इश्यूज हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन के आपस में इनवर्स रिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, तो अगर इसको हैंडल प्रॉपरली नहीं किया गया तो आपका मुल्क पास्ट की तरह दोबारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और दोबारा आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। यहाँ पर किसी का कोई सवाल या कुछ भी समझना आया हो तो वो पूछ सकता है। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।